तत्व एवं अंतः संक्रमण तत्वों का रसायन। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्वों के रसायन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और अब हम कॉपर के निष्कर्षण के विषय में चर्चा करेंगे। निष्कर्षण, जिसे इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि प्रकृति से जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, उसमें से उस तत्व को, उस धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, पूरी विधि है, वो निष्कर्षण कहलाती है। निष्कर्षण हम प्रारंभ करते हैं अयस्कों से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर किन किन अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। तो कॉपर मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। संयुक्त रूप में वो अयस्क के रूप में मिलता है। हम देखते हैं कि कॉपर के कौन कौन से अयस्क मिलते हैं। तो सबसे पहला क्यूप्राइट या रूबी कॉपर नाम है इसका, रूबी कॉपर। क्यूप्राइट या रूबी कॉपर अयस्क, यह कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये Cu2O के रूप में कॉपर का ये एक अयस्क प्राप्त होता है, जिसे क्यूप्राइट कहते हैं या हम रूबी कॉपर कहते हैं। ये ऑक्साइड अयस्क है। इसके अलावा सल्फाइड अयस्क के रूप में कॉपर ग्लांस मिलता है। कॉपर ग्लांस अयस्क का सूत्र है Cu2S, कॉपर ग्लांस। क्यूप्रस सल्फाइड। कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क एक और सल्फाइड अयस्क है, कॉपर पायराइट। ये कॉपर का एक महत्वपूर्ण अयस्क है और इससे ही संसार में करीब 90% कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज्ञाति प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र है CuFeS2। इसमें आयरन सल्फाइड के अलावा एक तत्व और मौजूद रहता है, आयरन का। इसके अतिरिक्त कॉपर के कुछ अयस्क हैं, मैलेकाइट एवं एज्यूराइट। मैलेकाइट और एज्यूराइट इसके कार्बोनेट अयस्क हैं, अर्थात ये CuCO3 कॉपर के कार्बोनेट हैं और कॉपर के हाइड्रोक्साइड अयस्क हैं। तो इस प्रकार हम इन दोनों अयस्कों, इसके कार्बोनेट अयस्क हैं ये दोनों, इन दोनों अयस्कों को देखते हैं। इसके अलावा यह ऑक्साइड अयस्क है, ये दोनों सल्फाइड अयस्क है। इसको हम लोग इस रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। सल्फाइड अयस्क ये हो गया इसका कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट के रूप में मिलता है, और ये रूबी कॉपर या क्यूप्राइट इसका ऑक्साइड रूप में प्राप्त होता है। तो ये थी इसके ऑक्साइडों के विषय में जानकारी। कॉपर भारत में, उड़ीसा में, बंगाल में और राजस्थान में, बिहार में प्राप्त होता है। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान में कॉपर भारत में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से ये अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम एक्सट्रैक्शन की जो प्रक्रिया हम आगे देखने वाले हैं, उसके माध्यम से शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण।
तो सबसे पहले हम इसे मुक्त कॉपर से कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। मुक्त कॉपर चट्टानों के रूप में पाया जाता है। मुक्त कॉपर चट्टानों के रूप में पाया जाता है और हम चट्टानों में एक होल गड्ढा करके और इसमें हम कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर देते हैं। कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन में एनोड और कैथोड के रूप में छड़ों को डुबाया जाता है। इसमें अशुद्ध कॉपर की जो अशुद्ध कॉपर की जो चट्टान है ये एनोड का काम करती है तथा शुद्ध कॉपर की पतली छड़ें उसमें डुबाई जाती हैं जो कैथोड का काम करती हैं। और इस प्रकार जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चट्टान कॉपर की चट्टान में से जो कि एनोड का कार्य कर रही है उसमें से कॉपर घुलकर शुद्ध कॉपर की छड़ों पे जमा होने लगता है, वो कैथोड पर जमा होने लगता है और इस प्रकार से चट्टानों से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मुक्त रूप से कॉपर को चट्टानों से इस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम अयस्कों से किस प्रकार कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं उस प्रोसेस को देखते हैं। ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क से कॉपर को प्राप्त करने के लिए हम इसे निस्तापन करते हैं। अयस्क का निस्तापन किया जाता है अर्थात अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ऐसा करने पर कॉपर के ऑक्साइड या कॉपर का कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो इसमें उपस्थित अशुद्धियां वाष्प बन के उड़ जाती हैं और कॉपर का ऑक्साइड मिलता है हमको। अशुद्धियां वाष्पशील अशुद्धियां इसमें से हट जाती हैं और प्राप्त कॉपर ऑक्साइड को कोक के साथ और रेत के साथ गर्म करने पर कॉपर अपचयित हो जाता है और इस प्रकार से ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहले निस्तापन करते हैं। निस्तापन अर्थात उन्हें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने पर उन्हें ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। उसके पश्चात उसे कार्बन कोक मतलब कार्बन के साथ में गर्म करने पर कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो ये तो एक तरीका था ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के द्वारा कॉपर को प्राप्त करना। ये निस्तापन का कार्य परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। चलिए अब हम आगे तीसरी विधि सल्फर युक्त अयस्क से कैसे हम कॉपर प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं।
कॉपर प्राप्त करने के लिए हम तीसरा एक जो अयस्क लेते हैं वो पायराइट अयस्क है, कॉपर पायराइट अयस्क से। पायराइट अयस्क में कॉपर की प्रचुर मात्रा होती है और इस वजह से संसार का 90% कॉपर पायराइट अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। पायराइट अयस्क से कॉपर प्राप्त करने में एक मुश्किल होती है, इसका सूत्र मैं पहले लिख दूं, CuFeS2। इससे कॉपर हमें प्राप्त करने में एक दिक्कत होती है, एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि कॉपर आयरन की अपेक्षा सल्फर से अधिक बंधुता रखता है। कॉपर आयरन की अपेक्षा सल्फर से अधिक बंधुता रखता है। अर्थात जब हमें कॉपर को उसके ऑक्साइड में बदलने की जरूरत होती है तो जब कॉपर पायराइट अयस्क के साथ में ऑक्सीडेशन करने की स्थिति आती है तो कॉपर का ऑक्साइड ना बनकर आयरन का ऑक्साइड बनता है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की उपस्थिति में सल्फर के प्रति अधिक बंधुता रखता है और आयरन ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखता है। इस स्थिति में कॉपर का ही सल्फाइड प्राप्त होता है और आयरन का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अतः कॉपर को ऑक्साइड में बदलने के लिए चाहे क्यूप्रस ऑक्साइड ले लें, चाहे क्यूप्रस ऑक्साइड लें या क्यूप्रिक ऑक्साइड लें, इसके ऑक्साइड में बदलने के लिए यह आवश्यक है कि आयरन के ऑक्साइड को पूरी तरीके से पहले हटा लिया जाए। तो इसलिए इस प्रक्रिया में सबसे पहले आयरन को ऑक्साइड में बदलकर उसे हटा लिया जाता है और इस प्रकार जब आयरन की मात्रा खत्म हो जाती है तब फिर या बहुत कम हो जाती है तब हम कॉपर को उसके ऑक्साइड में बदल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि कॉपर आयरन की अपेक्षा सल्फर से अधिक बंधुता रखता है, इसलिए जब तक अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो सबसे पहले आयरन का ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर पायराइट अयस्क में Cu2S प्लस FeS ये दोनों मौजूद होते हैं और जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो ऑक्सीडाइज करें तो हमें कॉपर का सल्फाइड मिलता है और आयरन का ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए CuS ओके। अच्छा, एक चीज और, कुछ मात्रा में इसका ऑक्साइड बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो, लेकिन वो आयरन सल्फाइड के साथ मिलकर फिर से क्यूप्रिक सल्फाइड में बदल जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड उसमें उपस्थित रहता है। अब हम कौन सी प्रक्रिया इसमें अपना सकते हैं, इसके निष्कर्षण के लिए हम उन्हें देखते हैं। पायराइट अयस्क से कॉपर को प्राप्त करने के लिए हम जिन प्रक्रियाओं को पालन करते हैं उसमें पहला है सांद्रण, दूसरा भर्जन, तीसरा प्रगलन, चौथा बेसेमरीकरण और पांचवा शोधन। इन अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम अंत में शुद्ध कॉपर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांद्रण। अयस्क में अनेक अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हटाकर हम कॉपर युक्त मात्रा को ज्यादा प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण के लिए फेन प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। फेन प्लावन विधि में एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में अयस्क को डाल दिया जाता है और साथ में चीड़ का, यूकेलिप्टिस का तेल मिला दिया जाता है। इसमें तेज एयर की एक फ्लो तेजी से उसमें डाली जाती है। तेल के साथ में हवा को जब प्रवाह हो जाता है तो बुलबुले बनते हैं और उन बुलबुलों में पिसा हुआ अयस्क, ये जो अयस्क है इसे हम पिसा हुआ लेते हैं, इसको चूर्ण बना लेते हैं। उस पिसे हुए अयस्क में से जो अयस्क की धातु की मात्रा है वो उस तेल के साथ में फेन बनाकर फेन में ऊपर आ जाती है, तेल में तैरने लगती है, जिसको निथार के हम पृथक कर लेते हैं।
इस प्रकार ये सांद्रित अयस्क को निथार के अलग कर लेते हैं और जितनी अशुद्धियां हैं जो उसमें मिट्टी या अन्य जो अशुद्धियां, जो भारी अशुद्धियां थी वो नीचे बैठ जाती हैं और इस प्रकार से फेन प्लावन विधि से अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप हमारा भर्जन। चलिए अब सांद्रित अयस्क के साथ में हम भर्जन की प्रक्रिया करते हैं। भर्जन में परावर्तनी भट्टी में हम इस अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं इतने ताप पर जिससे कि वो अयस्क पिघले नहीं। वायु की गर्म धारा पर कम ताप पर हम उसे गर्म करते हैं। मैं इस चीज को आगे अब लिखता हूं। अगली प्रक्रिया है भर्जन की। इसे फिर से यहां पे लिखते हैं। भर्जन परावर्तनी भट्टी पर कम ताप पर वायु की उपस्थिति में या गर्म वायु की धारा में गर्म किया जाता है। अयस्क को गर्म करते हैं। इसके लिए आवश्यक चित्र मैं यहां बना रहा हूं, आप उसको देखिए कि ये प्रक्रिया किस तरह से होती है। एक भट्टी है, ये परावर्तनी भट्टी। इस भट्टी में यहां पर स्रोत है आग का, ईंधन का, जहां ईंधन जलाया जाता है। यहां पे एक इस तरह की संरचना होती है। यहां व्यर्थ गैसें निकल सकती हैं। यहां पे अयस्क को रखा जाता है, सांद्रित अयस्क को यहां रख दिया जाता है और भट्टी में से जब गर्म हवाएं इससे होकर यहां से निकलती जाती हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे अयस्क रखा हुआ है। ये अयस्क जो भर्जन जो अयस्कों के सांद्रण के पश्चात हमको प्राप्त होता है। तो अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो देखते हैं। CuFeS2, CuFeS2 ट्वाइस CuFeS2, ये वायु की गर्म धारा में, यहां से हम वायु प्रवाहित कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहां से, गर्म ऑक्सीजन यहां से निकल रही है। यहाँ पे गर्म हो रही है, ये ईंधन लगा हुआ है इस भट्टी में। अब जब ये भट्टी जल रही है और अयस्क यहाँ पे है तो ये गर्म जो धारा है वायु की यहाँ से निकल रही है और तापमान हम इतना रखते हैं जिससे कि वह पिघले नहीं, उसका विघटन ना हो। जब ऐसा करते हैं तो सल्फर संबंधी अशुद्धियां वाष्पित होके निकल जाती हैं और हमें इस प्रक्रिया में इनके सल्फाइड मिलते हैं, मतलब कॉपर का सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अगर हमारे इस अयस्क में एंटीमनी और आर्सेनिक संबंधी अशुद्धियां हैं तो वे अशुद्धियां भी गर्म होकर वाष्पित हो जाती हैं। आर्सेनिक या एंटीमनी, आर्सेनिक या एंटीमनी संबंधी अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं। तो इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में कुछ मात्रा गैस के रूप में निकल जाती है इसमें से। आर्सेनिक और एंटीमनी संबंधी अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं तथा जो सल्फाइड मिले हैं, आयरन के सल्फाइड और कॉपर के सल्फाइड, ये फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कॉपर के ऑक्साइड बनाते हैं, Cu2O प्लस SO2
और आयरन का सल्फाइड भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है और साथ में SO2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भर्जन की प्रक्रिया है जो इसमें होती है। इसके पश्चात हम इसके अगले स्टेप को देखते हैं। तो कॉपर के निष्कर्षण की भर्जन विधि में हमने देखा कि कॉपर का ये जो कॉपर पायराइड है उसके ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में सल्फर की मात्रा निकल जाती है और एंटीमनी और आर्सेनिक की अशुद्धियां वाष्पित होकर अलग हो जाती हैं। जो कॉपर सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड प्राप्त होते हैं इनकी आयरन सल्फाइड की मात्रा आयरन ऑक्साइड बना लेती है और कुछ मात्रा में जो कॉपर के सल्फाइड की मात्रा भी कॉपर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब हम अगले प्रक्रम में देखते हैं। इसके पश्चात हम प्रगलन करते हैं या विगलन। प्रगलन या विगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में संपन्न की जाती है। यह प्रक्रिया वात्या भट्टी में होती है। भर्जन से प्राप्त अयस्क की मात्रा को वात्या भट्टी में भर्जन से प्राप्त पदार्थ को कोक एवं रेत के साथ गर्म किया जाता है। तो वात्या भट्टी में प्रक्रिया होती है। वात्या भट्टी के चित्र को देखते हैं, समझते हैं। इसमें ऊपर एक चार्ज लगा होता है जहां से पदार्थ डाला जा सकता है। इसके पश्चात इसमें एक इस तरह का शेप होता है। इस आकृति में यहां से गर्म वायु प्रवेश की जाती है। गर्म वायु प्रवेश कर जाती है। ऊपर में गर्म गैसें निकलने के लिए स्थान होता है। अंदर रेत का मिश्रण भरा होता है और इसी में अयस्क भी मिला दिया जाता है। एक पानी के जैकेट संबंधी संरचना यहाँ पे बनी हुई होती है। ऊपर से अयस्क डालने के लिए एक मार्ग होता है, चार्ज अपन उसे कहते हैं। और इसमें एक नीचे जलने के पश्चात एक गर्म वायु भेजने के स्थान के नीचे में एक स्थान होता है। यहाँ से हम धातु मल निकालने के लिए स्थान होता है। ऊपर हिस्से से एक ट्यूब बनी होती है जहां धातु मल एकत्र किया जा सकता है और नीचे एक ट्यूब होती है जहां से मैट एकत्र होता है। धातु मल सिलिकेट्स से इसके यौगिक होते हैं जो ऊपर तैरते हैं और नीचे मैट एकत्र होता है। तो इस प्रकार हम इस संरचना, ये जो वात्या भट्टी की संरचना है, इसमें अधिक तापमान पे इसे गर्म किया जाता है। यह 15 से 20 फुट की एक संरचना होती है। इसका नाम है वात्या भट्टी। अब कोक, रेत अर्थात सिलिका का मिश्रण और साथ में अयस्क मिलाकर इसमें गर्म वायु में
मतलब अधिक तापमान पे इसे गर्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। हमें भर्जन से कौन कौन से यौगिक प्राप्त हुए थे, तो हमने देखा था वहां पर हमें कॉपर का ऑक्साइड मिला था, जो थोड़ी मात्रा में कॉपर का ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था। वो फिर से आयरन सल्फाइड, उच्च ताप पर आयरन सल्फाइड की अभिक्रिया से पुनः क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाता है और आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। इसके अलावा जो आयरन ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था, वो आयरन ऑक्साइड और भर्जन से प्राप्त सेकंड स्टेप में हमने जैसे लिखा हुआ है, जो आयरन ऑक्साइड हमें मिला था वो, और जो कॉपर का ऑक्साइड भी कुछ मात्रा में आयरन सल्फाइड से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड में बदल जा रहा है। ये आयरन ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके आयरन का सिलिकेट्स बना लेता है। Cu आयरन का FeSiO3 आयरन सिलिकेट के बन के अलग हो जाता है, जिसे हम लोग धातुमल कहते हैं। यही धातुमल यहाँ पर नीचे एकत्र हो जाता है, ये ऊपर तैरते रहता है मैट के ऊपर में, और यहाँ से इसे पृथक कर लिया जाता है। नीचे मैट में हमें कॉपर का सल्फाइड प्राप्त होता है और साथ में आयरन का थोड़ा सा सल्फाइड प्राप्त होता है, थोड़ी मात्रा आयरन के सल्फाइड की प्राप्त होती है। यह मात्रा हमें मैट के रूप में प्राप्त होती है, इसको अपन मैट कहते हैं। तो वात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया हुई? भर्जन के द्वारा प्राप्त आयरन का ऑक्साइड, तो भर्जन प्रक्रिया में हमें आयरन का ऑक्साइड मिला था वो, और जो कॉपर का कुछ मात्रा में कॉपर का ऑक्साइड ही मिला था, ये आयरन सल्फाइड, बची हुई आयरन सल्फाइड से अभिक्रिया करके फिर से कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो आयरन के ऑक्साइड को ही हम पृथक करने की बातें कर रहे थे कि जब तक पूरा आयरन ऑक्साइड अलग नहीं हो जाएगा कॉपर का ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड को अलग करने के लिए वात्या भट्टी में प्रक्रिया होती है, जिसमें से ये भर्जन से प्राप्त आयरन ऑक्साइड और कुछ मात्रा में ये कॉपर का ऑक्साइड भी आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है FeS से अभिक्रिया करके। तो ये भर्जन से प्राप्त फिर आयरन का ऑक्साइड और ये थोड़ा सा मात्रा में जो आयरन ऑक्साइड और बना, ये सिलिका के साथ अभिक्रिया करके आयरन का सिलिकेट्स बना के वह धातुमल के रूप में अलग हो जाता है। और अब क्या बच जाता है, तो हम देखते हैं Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड, ये मैट के रूप में बच जाता है, जो नीचे की सतह पे एकत्र हो जाता है। यहां से मैट को निकालकर अलग कर लिया जाता है और ये मैट अब बेसेमरी प्रकरण के लिए तैयार है। और अगले स्टेप में अपन जाते हैं। अब हम इसमें प्रगलन के बाद के अगले स्टेप को लेते हैं। पहला हुआ सांद्रण, फिर भर्जन, तीसरा प्रगलन और चौथा अब हम आ जाते हैं बेसेमरीकरण में। बेसेमरीकरण प्रक्रिया में हम एक नाशपाती के आकार का परावर्तक भट्टी लेते हैं, जिसको बेसेमराइजर कहते हैं। नाशपाती के आकार की एक भट्टी है ये, और बेसेमर परिवर्तक कहते हैं इसे हम। ये एक भट्टी है जिसमें हम पदार्थ को गर्म करते हैं। उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। बेसेमर परावर्तक का एक इस तरह की संरचना होती है
और इसे एक रॉड पे इस प्रकार से लगाया जाता है कि इस संरचना को पूरी तरीके से गोल घुमाकर उल्टा किया जा सकता है। इसके अंदर मैग्नीशियम का अस्तर लगा होता है या चूने का कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा हुआ होता है। इसमें एक व्यवस्था होती है इस तरीके से एयर भेजने के लिए, हवा यानी ऑक्सीजन भेजने के लिए एक मार्ग होता है और वो छिद्र युक्त होता है। इस प्रकार से एक संरचना होती है जिसमें से वायु प्रवाहित की जाती है। तो यहां से वायु यहां से आती है और यहां से अलग अलग छिद्रों से यहां पर वायु बाहर आती है। ऊपर के स्थान से हम जो मैग्नीशियम की परत होती है इसमें अंदर में अयस्क रख दिया जाता है। ठीक है, यहां पे पिघली हुई धातु अंदर रखी जाती है। गर्म अवस्था में पिघली हुई धातु अंदर रख दी जाती है। अब हम देखते हैं बेसेमेरीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इस बेसेमेरीकरण की प्रक्रिया में मूलतः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है और हमें मैट के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। जिसका मतलब कॉपर और आयरन के सल्फाइड की ऑक्सीजन से यहां अभिक्रिया से हम उसे ऑक्साइड में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन का सल्फाइड। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम बताना भूल गए, इसमें पिघली धातु रेत और सिलिका के साथ में मिलाकर रखी जाती है। रेत अर्थात ये सिलिका होता है, रेत डालकर इसमें मिला के रखा जाता है पिघली हुई धातु को रेत के साथ में, इसे ही हम लोग सिलिका कहते हैं। इसके साथ मिलाकर रखा जाता है। अब रासायनिक प्रक्रियाओं में हम देखते हैं आयरन का सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तथा रेत के साथ में प्लस सिलिका के साथ में, तो SiO2 और आयरन सिलिकेट्स बनाता है FeSiO3 प्लस SO2। सल्फर अलग हो जाती है और ये आयरन का सिलिकेट है, धातु मल के रूप में ये पृथक हो जाता है। आयरन का सिलिकेट बनकर अलग हो जाता है। इसके पश्चात कॉपर का सल्फाइड हमारे पास मौजूद था, इसके साथ में आयरन का जो सल्फाइड है ये अभिक्रिया करता है और माफ कीजिएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कॉपर के ऑक्साइड में बदल जाता है प्लस SO2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मैट से प्राप्त कॉपर के सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। आयरन का सल्फाइड सिलिका के साथ भी जुड़कर सिलिकेट्स बना के अलग हो जाता है। आयरन का जो ऑक्साइड है वो सिलिकेट्स बनकर अलग हो जाता है और कॉपर के सल्फाइड जो है वो कॉपर के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ये जो कॉपर का ऑक्साइड है Cu2SO, यह कुछ मात्रा में कॉपर के सल्फाइड से फिर अभिक्रिया करके कॉपर में बदल जाता है। इस प्रकार से हमको मैट, द्रवित मैट जो हमें प्राप्त हुआ था, बेसेमेरीकरण में हम उसे ऑक्साइड में बदल लेते हैं। यह ऑक्साइड में बदलने पर हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि आयरन वहां पे जब तक मौजूद था तब तक ये इस ऑक्साइड में बदल नहीं पा रहा था, लेकिन बेसेमेरीकरण की प्रक्रिया में और इससे पहले वात्या भट्टी द्वारा जो प्रगलन की प्रक्रिया हुई थी उसमें आयरन की मात्रा सिलिकेट्स द्वारा निकलकर धातुमल के रूप में निकलकर कम होती जाती है।
और ये द्रवित मैट जो हमारा था वो अलग अलग इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन के ऑक्साइड में बदलता है पहले, और वो आयरन का ऑक्साइड सिलिका के साथ मिलके आयरन का सिलिकेट्स बना देता है। और कॉपर का जो सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ में कॉपर का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और यह कॉपर का ऑक्साइड जो कुछ मात्रा में कॉपर का सल्फाइड बच गया है इसे पुनः कॉपर में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हमें कॉपर प्राप्त होता है। इस कॉपर को, प्राप्त कॉपर को जब हम ठंडा करते हैं, अभी ये गर्म अवस्था में हमें प्राप्त होता है, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त कॉपर को जब ठंडा किया जाता है तो उसमें उपस्थित ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो जब वो कॉपर जमता है तो उसमें छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की गैस जब बाहर निकलती है तो वो फफोलेदार जैसा एक संरचना बन जाती है। तो उस स्थिति में इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। फफोलेदार तांबा या कॉपर कहते हैं, जो करीब 98% तक शुद्ध होता है। तो फफोलेदार तांबा बनने का ये कारण है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है पिघली हुई अवस्था में, लेकिन ठंडी होने पर जब गैस बाहर निकलती है तो वो बुलबुले जैसा कुछ हटाती हुई निकलती है, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार 98% शुद्ध कॉपर हमको इस पूरी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। परंतु और अधिक शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए हम फिर शोधन की प्रक्रिया अपनाते हैं। चलिए इसे मिटाता हूं मैं। आइए हम शोधन की प्रक्रिया देखते हैं। कॉपर का शोधन दो तरीके से होता है। एक हम प्रदंडन विधि लेते हैं और दूसरी विद्युत अपघटनी विधि। शोधन के लिए हम दो प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, प्रदंडन विधि एवं विद्युत अपघटनी विधि। प्रदंडन विधि को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फफोलेदार तांबे को परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। फफोलेदार तांबा को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे कि अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाती हैं तथा परावर्तनी भट्टी में उपस्थित सिलिका सिलिकेट्स बना के, धातु बल बना के अलग हो जाती है। तो अगर इसमें कोई अशुद्धियां हैं तो वो सिलिकेट्स के रूप में अलग हो जाती हैं तथा कुछ अशुद्धियां वाष्प के रूप में अलग हो जाती हैं। परावर्तनी भट्टी में जो कॉपर मौजूद है, जो हमने फफोलेदार कॉपर लिया हुआ है, उस कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके हम इसे चेंज कर देते हैं, ऑक्सीकृत होने लगता है। जैसे क्योंकि उसमें परावर्तनी भट्टी में ऑक्सीजन मौजूद है तो कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। कॉपर का ऑक्सीकरण जिस समय होता है उसी समय हम उसमें कोक मिलाकर यानी कार्बन मिलाकर हरी बल्लियों से, लकड़ियों से उसको शेक किया जाता है, उसका मिला दिया जाता है। हरी बल्लियों से हिलाया, उसमें डुबाकर हरी बल्लियों से हिलाया जाता है। हरी बल्लियों में जो कार्बनिक गैसें हैं वो निकलती हैं और कोक की उपस्थिति में कॉपर का अपचयन हो जाता है और हमें 99% शुद्ध, 99.5% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है।
तो इस प्रक्रिया में हम प्रदंडन विधि में, ये हरी बल्लियों के नाम से प्रदंडन विधि लिखा हुआ है इसका, इसमें हम परावर्तनी भट्टी में फफोलेदार तांबे को गर्म करते हैं। इसमें भट्टी में उपस्थित सिलिका अशुद्धियों के साथ सिलिकेट्स बना लेता है। कुछ अशुद्धियां जो गर्म वाष्पशील अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं तथा कॉपर का जब ऑक्सीकरण होने लगता है उस समय हम कोक मिलाकर यानी कार्बन मिलाकर हरी बल्लियों के साथ उसे शेक करते हैं और इस प्रक्रिया में कॉपर के ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो जाता है और शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाती है। दूसरी विधि है विद्युत अपघटनी विधि। हम इसको देखते हैं विद्युत अपघटनी विधि को। तो शोधन की प्रदंडन विधि देखने के बाद अब अपन इसमें से एक विद्युत अपघटनी विधि देखते हैं। विद्युत अपघटनी विधि में एक बड़े से टैंक लेते हैं और इस टैंक में हम 15% कॉपर सल्फेट का विलयन और 5% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन का द्रव का मिश्रण इसके अंदर भर देते हैं। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और अब इसमें हम अशुद्ध कॉपर का एनोड लेते हैं। जो अशुद्ध कॉपर यानी हमने जो कॉपर प्राप्त किया है उस कॉपर को जो अभी तक की विधि से हमें शुद्ध करने हेतु प्राप्त करना था उसका हम एनोड बनाते हैं और शुद्ध कॉपर की पतली कैथोड लेते हैं और इस प्रकार से ये अल्टरनेट कई क्षणें हम इस प्रकार से लेते हैं। इस प्रक्रिया में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध कॉपर में से अर्थात एनोड में से अशुद्धियां इस विलयन में घुल जाती हैं और फिर शुद्ध कॉपर के कैथोड में जमा होने लगती हैं। अशुद्ध कॉपर के पास अशुद्धियां जमा होने लगती हैं जिसमें से कुछ प्लेटिनम गोल्ड जैसी अशुद्धियां भी उस पे आकर जमा होने लगती हैं। एनोड पे एकत्रित पदार्थ को अपन एनोड कीचड़ कहते हैं जिसमें कई मूल्यवान धातुएं जैसे प्लेटिनम और सोना जैसे भी हो सकती हैं और इस प्रकार से हम शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। यह शुद्ध कॉपर करीब 99.9% तक शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम कॉपर को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब एक प्रक्रिया को हम और देखते हैं। अगर किसी अयस्क में कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, अगर कॉपर की मात्रा 2.64% से कम है, कॉपर अयस्क में 2.64% से कम है तो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको अपन रियो टिंटो प्रक्रम कहते हैं। रियो टिंटो प्रोसेस में अयस्क की मात्रा चूंकि कम होती है इसलिए हम किसी एक प्रक्रिया को बार बार अपनाकर उसके सांद्रण को बढ़ाते हैं। इसमें हम पिसा हुआ अयस्क ले लेते हैं। अयस्क को बारीक पीसकर हम उसमें ढेर सारा जल मिलाते हैं और उसे हवा में खुला छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में नमी और वायु की उपस्थिति में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और उसके बाद हमको शुद्ध कॉपर उसमें से कॉपर प्राप्त हो जाता है जिसको कि अपन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो हम देखते हैं। कॉपर का सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कॉपर का सल्फेट बना लेता है और साथ में कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। तो एक स्थिति ये हो गई कि कॉपर का अगर सल्फाइड है हमारे अयस्क में तो वो कॉपर का सल्फेट बना लेता है और कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर का सल्फाइड हो गया। इसके बाद अगर उसमें आयरन की अशुद्धियां हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में और नमी यानी पानी के साथ में
आयरन का सल्फेट बना लेती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल, आयरन का सल्फेट और आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। इस तरीके से अगर फेरस सल्फाइड और फेरिक सल्फाइड ये दोनों ही मौजूद हैं तो ये भी ऑक्सीजन के साथ में और नमी के साथ में अभिक्रिया करके इसी प्रकार से फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे अयस्क में मौजूद संभावित यौगिक अवयव है जो उसमें मिले हुए हो सकते हैं, और ये ढेर सारे जल और हवा में खुला छोड़ा जा रहा है, इसलिए ये वायु और पानी के साथ में इनकी अभिक्रियाएं हो रही हैं। इन परिस्थितियों में हमें कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल और आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं। कुछ मात्रा में अगर कॉपर ऑक्साइड है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड भी पानी यानी नमी के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट और कॉपर का ये थोड़ा सा H2SO4 के साथ में, ये बनी हुई H2SO4 के साथ में ही अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट प्लस पानी में बदल जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं इस प्रक्रिया में हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाता है। इस कॉपर सल्फेट को इस प्रकार से जो प्राप्त कॉपर सल्फेट है, हमको तो कॉपर प्राप्त करना है तो हम कॉपर सल्फेट को इसमें से अलग कर लेते हैं, फेरस सल्फेट को अलग करके कॉपर सल्फेट को अलग कर लेते हैं और कॉपर सल्फेट में जिंक मिला देते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और हमें जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है, यानी हमें तांबा प्राप्त हो जाता है। इसमें हमें आयरन, एक माफ कीजिएगा थोड़ा, इसमें आयरन मिलाते हैं हम लोग। आयरन मिलाने पर यह आयरन का सल्फेट बना लेता है तथा कॉपर पृथक हो जाता है। तो कॉपर की मात्रा इस प्रकार से हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट में हमने मिलाया आयरन, तो हमें आयरन सल्फेट मिला और शुद्ध रूप में कॉपर प्राप्त हुआ। तो रिएक्टेंट प्रोसेस में हम इस प्रक्रिया के द्वारा कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कॉपर के निष्कर्षण की प्रक्रियाओं को पूरा देखा, जिसमें कॉपर का अयस्क का सांद्रण, उसका भर्जन, प्रगलन, फिर उसका बेसमेरीकरण एवं शोधन की प्रक्रिया हमने देखी। धन्यवाद।